तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 6। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे इकाई 11 प्राकृतिक आपदाएं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्न वीडियो के अंत में देखेंगे। तो जो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है जिससे कि आपको इसमें अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए पढ़ते हैं इकाई 11 प्राकृतिक आपदाएं। तो इस पाठ में हमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई है, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है, जैसे क्या क्या कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं इसमें। तो इसमें सूखा दिया गया है, लू है, पाला है, ओला है, कोहरा है और बाढ़ है। इन सब के बारे में हमको इसमें पाठ में चर्चा की गई है। तो देखते हैं, कृषि और बागवानी की क्रियाएं मौसम से प्रभावित होती हैं। मौसम के प्रतिकूल होने पर फसलों की हानि के फलस्वरूप किसानों को आर्थिक क्षति होती है। वे प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे हमारी फसलों एवं जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, पाला, ओला, कोहरा तथा लू प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में से हम पाला, ओला, कोहरा, लू, बाढ़ तथा सूखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे लू। लू क्या है? तो गर्मी के मौसम में पश्चिम दिशा से तेज चलने वाली गर्म हवा को हम लू कहते हैं। ये किस महीने में चलती है? तो ये जो है लू जो है अप्रैल से जून तक चलती है। लू चलने से कोमल पौधों व पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं। कभी कभी फसलों के नए पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं और भारी नुकसान हो जाता है। अब है लू से सुरक्षा के क्या उपाय हैं, लू से बचने के क्या उपाय हैं। पहला दिया गया है कि गर्मी के दिनों में फसलों की वे किस्में उगाई जाएं जिनमें लू के प्रति सहन शक्ति हो। और दूसरा नंबर 2 दिया गया है कि सिंचाई 3 से 7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार की जाए। नंबर 3 है कि फसलों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी मेड़ों पर वायुरोधी वृक्षों को लगाया जाए। आम, नीम, शीशम और यूकेलिप्टस आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। नंबर 4 है फलदार वृक्ष छोटे पौधों के चारों ओर कच्चे या पक्के घेरे बनाए जाएं, यानी जो फलदार छोटे पौधे हैं उनके चारों ओर कच्चे या पक्के घेरे बनाए जाए लू से बचने के लिए। और नंबर 5 है पुआल तथा फूस ढक कर पौधों की सुरक्षा करें। नंबर 6 है कि घर पर छप्पर डालकर पौधों को लू से बचाया जा सकता है। और नंबर 7 है कि गमलों को कमरे या छायादार स्थान में रखकर पौधों की सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद है पाला। सर्दियों में तापमान कम होने के कारण वाष्पन की गति धीमी होती है, जिससे वायु में जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। रात में भूमि के निकट का तापमान कम होने के कारण जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाती है, जिसके कारण पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित जल भी जम जाता है। जल वाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला या तुषार कहते हैं। पाले के कारण पौधों की कोशिकाओं का जल जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और कोशिकाएं फूट जाती हैं, तब पौधे मर जाते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में जब खेत में रबी की फसलें खड़ी होती हैं, पाला बहुत हानि पहुंचाता है। अरहर की फसल पर पाले का अत्यधिक प्रकोप होता है। आलू, मटर, सरसों, गेहूं तथा सब्जियों को भी पाला काफी नुकसान पहुंचाता है। पाला सर्दियों में पड़ता है। पाला पड़ने के लक्षण क्या क्या लक्षण है? नंबर 1 है आकाश का स्वच्छ होना। और नंबर 2 है कि रात का तापमान बहुत कम हो जाए, भूमि के निकट का तापमान 0 से भी कम हो जाए। और नंबर 3 है कि दिन में ठंडी हवा चले और रात में हवा शांत हो जाए। और नंबर 4 है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाए। अब आता है कि पाले से बचने के क्या उपाय हैं। तो पाले से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 सिंचाई। पाला पड़ने की संभावना होने पर खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नंबर 2 धुआं करना। वायु के बहाव की दिशा में मेड़ों पर धुआं करने से पाला से सुरक्षा हो जाती है। आगे आता है नंबर 3 पलवार का प्रयोग। पुआल, घास, पॉलीथीन आदि से पौधों को ढक देने से
पाले द्वारा हानि से बचाया जा सकता है। और नंबर 5 है कि पाला अवरोधी जातियों को बोकर, पाला अवरोधी जातियों को की बुआई करने से फसलों को बचाया जा सकता है। अब आगे आता है ओला। भूमि से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, तापमान गिरने पर वाष्प जल कणों में बदल जाती है और अधिक ठंडक होने पर जल कण ठोस रूप में बदलकर बर्फ के रूप में जमीन पर गिरने लगती है। इन ठोस कणों को ओला कहते हैं। इससे पौधों के कोमल भाग और पत्तियां टूट जाती हैं या फट जाती हैं, दाने बिखर जाते हैं। ओला पड़ने पर कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ओलों से फसल को बचाने का कोई उपाय नहीं है। बची हुई फसलों को खाद और सिंचाई के द्वारा सुधारा जा सकता है। अब इसके बाद आगे आता है कोहरा। धरातल के ऊपर जाकर ठंडक के कारण जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। ये पानी की बूंदें वातावरण में धूल व धुएं के कण के साथ मिलकर धरातल के कुछ ऊपर बादल का रूप ले लेती हैं। इसे कोहरा कहते हैं। कोहरा अधिकतर जाड़े के मौसम में पड़ता है। दिन में कुछ धूप होने पर पानी वाष्प में बदल जाता है। रात में आसमान साफ रहने तथा ठंडक बढ़ने पर वाष्प पानी के रूप में बदल जाती है। पुनः धूल व धुएं के साथ मिलकर कोहरा बनाती है। कभी कभी कोहरे से छोटी छोटी पानी की बूंदें भी टपकती हैं। कोहरा पड़ने पर आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। सूर्योदय होने पर सूर्य की गर्मी से पानी की बूंदें धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं तथा कोहरा समाप्त हो जाता है। कई दिनों तक लगातार कोहरा पड़ने पर फसलें प्रभावित होती हैं। आलू, अरहर, मटर आदि पर कोहरे का विशेष प्रभाव पड़ता है। कोहरे के कारण आलू तथा मटर की फसलों में कुछ रोग लग जाते हैं। लगातार कोहरे के कारण सूर्य की गर्मी व प्रकाश पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसलों की उपज घट जाती है। इसके बाद आती है बाढ़। बरसात के मौसम में लगातार भारी वर्षा के कारण नदियों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है तथा नदी का जल कगारों को पार कर खेत खलिहान में प्रबल वेग से प्रभावित होने लगता है। इस प्राकृतिक आपदा को बाढ़ कहते हैं। इससे कृषि एवं बागवानी के साथ साथ पशुओं आदि को भी भारी क्षति होती है। बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। रबी के फसलों की बुआई भी समय से नहीं हो पाती है। फसल उपज कम होती है। इन परिस्थितियों में भारतीय किसान संपन्न नहीं हो पाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है और बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ से जनधन की हानि होती है। करोड़ों की फसल नष्ट हो जाती है। लोग बेघर हो जाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत के उत्तरी भाग एवं पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद आगे आता है सूखा। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अनावृष्टि, वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण सूखे के प्रमुख कारण है। सूखे से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े बांधों तथा जलाशयों में जल एकत्र करना चाहिए। इसके बाद आता है सुनामी। समुद्र की तल से जब भूकंप आता है, यानी समुद्र की तल से जब भूकंप आता है, तब समुद्र में तीव्र हलचल उत्पन्न होती है, जो एक भीषण सुनामी का रूप धारण कर लेती है। समुद्र में उत्पन्न सुनामी के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जो आसपास के समुद्री इलाकों को तबाह कर देती है। देश की प्रगति अधूरी किसान के विकास के बिना नहीं होगी पूरी। इसके बाद आता है अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो पाला किस मौसम में पड़ता है? तो पाला सर्दी के मौसम में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओलावृष्टि का क्या अर्थ है? तो ओलावृष्टि का अर्थ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ओलावृष्टि का अर्थ है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना, ओलावृष्टि कहलाता है। इसके बाद लू चलती है, तो लू किस मौसम में चलती है? तो लू गर्मी के मौसम में चलती है। आगे आता है प्रश्न संख्या 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो पहला दिया है का। अब यहाँ पे डॉट 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 दिया है, पत्तियों के ऊपर जमा हो जाती है, तो पाला या ओस, तो पाला जो है पत्तियों के ऊपर जमा हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाला। अब इसके बाद आगे आता है खा कि डॉट 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 की बूंदें पत्तियों की पौधों की पत्तियों से टपकती हैं, तो यहाँ पे ये पहले वाले में पाला और दूसरे वाले में ये क्या हो जाएगा, कोहरा। यहाँ पे हम लिख देंगे कोहरा। अब आगे आता है कि पौधे डॉट 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 मुरझा जाते हैं, तो पौधे कैसे मुरझा जाते हैं, तो पौधे पाले से मुरझा जाते हैं, तो ये पाले से हम यहाँ पे लिख देंगे, पौधे पाले से मुरझा जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है कि निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला दिया है कि लू गर्मी में चलती है, तो ये सही है, लू गर्मी में चलती है। वर्षा ऋतु में पाला एवं कोहरा पड़ता है, ये गलत है। इसके बाद आता है शरद ऋतु में लू अधिक चलती है, ये भी गलत है, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब आगे आता है कोहरा पौधे के लिए लाभदायक होता है, तो ये भी गलत है, कोहरा पौधे के लिए हानिकारक होता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, टेक्स्ट बुक से हम लिखेंगे इसका उत्तर। वे प्रतिकूल परिस्थितियां जिनसे हमारी फसलों तथा जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। बस यहाँ तक हमको इसका उत्तर लिखना है। संख्या 2 है, प्रसंख्या खा है कि कोहरा किसे कहते हैं, इससे फसलों को क्या हानि होती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से कि पानी की बूंदें वातावरण में धूल व धुएं के कणों के साथ मिलकर धरातल के ऊपर बादल का रूप ले लेती हैं, इसे कोहरा कहते हैं। फिर आगे उसमें पूछा गया है कि इससे फसलों को क्या हानि होती है, तो हम यहाँ से इसमें लिख सकते हैं कि उतना उत्तर लिखने के बाद उसी के आगे हम लिखेंगे कि लगातार कोहरा के कारण सूर्य की गर्मी व प्रकाश पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसलों की उपज घट जाती है। इसके बाद प्रसंख्या गा है कि पाला किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे पाला। फिर इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि जल वाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला या तुषार कहते हैं। अगला प्रश्न घा दिया गया है कि लू से पौधों को क्या हानि होती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे कि लू चलने से कोमल पौधों व पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं। अगला प्रश्न है कि ओला गिरने से पौधों के किन भागों को हानि होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लेंगे कि ओला पड़ने से, फिर लिखेंगे ओला पड़ने से, फिर लिखेंगे पौधे के कोमल भाग और पत्तियां टूट जाती हैं। ये हमने लिख दिया कि ओला पड़ने से पौधे के कोमल भाग और पत्तियां टूट जाती हैं या फट जाती हैं, दाने बिखर जाते हैं। ओला पड़ने पर कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। बस यहीं तक इसका उत्तर है। प्रसंख्या 5 का है कि पाला पड़ने के पूर्व वातावरण में कौन कौन परिवर्तन होते हैं। तो पाला पड़ने के पूर्व कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे कि आकाश का स्वच्छ होना। नंबर 2 है रात का तापमान बहुत कम हो जाना और भूमि के निकट का तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। और नंबर 3 है कि दिन में ठंडी हवा चलती है और रात में हवा शांत हो जाती है। और नंबर 4 है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। तो ये पाला पड़ने के लक्षण हैं। तो पाला पड़ने के पहले हमें ये सारे परिवर्तन वातावरण में दिखाई देते हैं, तो यहीं तक हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न 5 का खा है कि क्या कारण है कि कोहरा सूर्य निकलने के साथ कम होने लगता है। इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे कि सूर्योदय होने पर सूर्य की गर्मी से पानी की बूंदें धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं तथा कोहरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न गा है कि फसलों को पाला से बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे।
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पाला से फसलों को पाला से बचाने के क्या उपाय करेंगे। तो फसलों को पाला से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 सिंचाई, पाला पड़ने की संभावना होने पर खेत की सिंचाई करनी चाहिए। नंबर 2 है धुआं करना, वायु के बहाव की दिशा में मेड़ों पर धुआं करने से पाला से सुरक्षा हो जाती है। और नंबर 3 है पलवार का प्रयोग, पुआल, घास, पॉलीथीन आदि से पौधों को ढक देने से पाले द्वारा हानि से बचाया जा सकता है। और नंबर 4 है कि पाला अवरोधी जातियों को बोकर पाला अवरोधी जातियों की बुआई करने से फसलों को बचाया जा सकता है। तो बच्चों, जैसे आपको ये डिटेल ना याद हो तो केवल आप हेडिंग याद कर लें, और हेडिंग याद करने के बाद परीक्षा में इसको थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब भी आप इसकी हेडिंग लिख सकते हैं। तो बस इसका उत्तर हम यहीं तक लिखेंगे। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।